अब ये देख लेते हैं कि हवा से और कौन कौन से लैंड फॉर्म्स जो है वो बनते हैं। तो पहला हो गया यहाँ पर इंसेलबर्ग, क्या है ये, इंसेलबर्ग। फिर छत्रकशिला या इंग्लिश में कहते हैं उसको मशरूम रॉक। पहला क्या हो गया, इंसेलबर्ग, दूसरा हो गया छत्रकशिला या मशरूम रॉक, फिर थर्ड है जुगेन, फिर यार्डंग, डेमोइजेल और ड्राइकांटर। तो ये देखो यहाँ हेडिंग देखो, वायु अपर्दन निर्मित आकृतियां, और यहाँ पर लिखा है वायु निक्षेपण निर्मित आकृतियां। तो अपर्दन मतलब क्या होता है, अपर्दन को इंग्लिश में कहते हैं इरोजन और निक्षेपण को इंग्लिश में कहते हैं डिपोजिशन, इरोजन एंड डिपोजिशन। तो डिपोजिशन मतलब जब कोई भी जो मटेरियल है वो डिपोजिट हो जाएगा और डिपोजिशन होने से जो लैंड फॉर्म्स बनेंगे वो, और इरोजन मतलब कोई भी चीज़ अपने साथ बहा कर लाएगा, जैसे कि नदी है तो वो पानी वगैरह कुछ जो भी मटेरियल अपने साथ बहा के ला रही है, हवा है तो वो उड़ा के ला रही है, तो वो हो जाएगा इरोजन। तो इरोजन और डिपोजिशन ये दोनों अलग अलग लैंड फॉर्म्स हो जाएंगे। तो विंड इरोजन से कौन कौन से लैंड फॉर्म बनते हैं, विंड इरोजन या वायु अपर्दन से बनने वाले लैंड फॉर्म है इंसेलबर्ग, छत्रकशिला या मशरूम रॉक, जुगेन, यार्डंग, डेमोइजेल और ड्राइकांटर। ये लैंड फॉर्म किससे बनते हैं, हवा से। अब आप लोगों की ड्यूटी ये है कि आप एक बार गूगल पे सर्च करके देखें कि इंसेलबर्ग आकृति कैसी होती है, कैसी बनती है, यार्डंग जो है वो कैसा दिखता है, जुगेन कैसा दिखता है, तो वो जल्दी से आप कैप्चर कर पाओगे। फिर डिपोजिशन या निक्षेपण से निर्मित आकृतियां, कि वायु निक्षेपण से बनने वाली है लोयस, बालू का स्तूप या सैंड ड्यून जिसे बोलते हैं, सैंड ड्यून। जैसे कि रेगिस्तानों में होता है ना, हवाएं चलती है जोर जोर से, और हवाएं चलती है तो जो रेत रहती है वो उड़ उड़ के और ऐसा बना देती है, एक माउंड जैसा, ये ऐसा बना देती है, तो इसे क्या बोलते हैं, बालू का स्तूप या सैंड ड्यून। तो सैंड ड्यून ये क्या हो गया, डिपोजिट हो रहा है, मटेरियल आके डिपोजिट हो रहा है, तो डिपोजिशन से बनने वाली सैंड ड्यून हो गई। लोयस मैदान, लोयस प्लेन, और ये हो गए बरखान, और क्या है, बरखान। तो बरखान, सैंड ड्यून और लोयस ये किससे बनते हैं, विंड से ही बनते हैं, लेकिन डिपोजिशन से। और ये विंड इरोजन वाली लैंड फॉर्म इंसेलबर्ग, छत्रकशिला, जुगेन, यार्डंग, डेमोइजेल और ड्राइकांटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी एक नदी कोयला नदी के नाम से प्रसिद्ध है, कोयला नदी यानी कोल रिवर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज कॉल्ड एज कोल रिवर, मतलब ऐसी कौन सी नदी है जो कोयला उगलती है, किस नदी से कोयला मिलता है बताइए। इसको हम वैसे भी जो हमने 3-4 लेक्चर पहले पढ़े हैं उनमें एक बार डिस्कस कर चुके हैं इस नदी के बारे में। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या क्या है, डेन्यूब, नाइजर, राइन और जाम्बेजी। करेक्ट आंसर है इसका राइन नदी। राइन नदी को क्या बोलते हैं, कोल रिवर, क्योंकि जो राइन नदी बेसिन है, राइन नदी के बेसिन है, वहां पर कोयला बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है। तो राइन नदी कहाँ पर बहती है, राइन रिवर कहाँ फ्लो होती है, फ्रांस और जर्मनी में। कहाँ बहती है राइन रिवर, फ्रांस और जर्मनी में। राइन नदी कहाँ बहती है, फ्रांस और जर्मनी में। और राइन नदी के अलावा एक और क्षेत्र है रूर बेसिन, रूर बेसिन जो भी कहाँ है, जर्मनी में है और कोयले के लिए प्रसिद्ध है। अभी वैसे यहाँ पर नदी की बात की गई है तो राइन नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइन नदी को क्या बोलते हैं, कोयला नदी। अब बाकी ऑप्शन के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। डेन्यूब नदी क्या है, यूरोप की सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है। यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है, डेन्यूब। सेकेंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ यूरोप, डेन्यूब। तो फिर लार्जेस्ट रिवर ऑफ यूरोप कौन सी है, वोल्गा रिवर इज लार्जेस्ट रिवर ऑफ यूरोप एंड डेन्यूब इज द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ यूरोप। अब डेन्यूब जो है 5 कैपिटल सिटी, यूरोप की 5 कैपिटल सिटी है जहां से डेन्यूब गुजरती है। तो उन 5 कैपिटल के नाम देख लेते हैं। पहली है बुखारेस्ट,
फिर दूसरी है बुडापेस्ट, बुखारेस्ट, बुडापेस्ट, और कौन सी है बेलग्रेड, और कौन सी है वियना। तो बुखारेस्ट, बुडापेस्ट, बेलग्रेड, वियना, ये सारी कैपिटल सिटीज है यूरोप में। और कौन सी नदी के किनारे स्थित है ये डेन्यूब नदी के किनारे। और डेन्यूब से एक क्वेश्चन और याद आता है कि दक्षिण पूर्व एशिया, दिमाग में लोकेट कीजिए, दक्षिण पूर्व एशिया की डेन्यूब किस नदी को कहते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया की डेन्यूब नदी किस नदी को कहते हैं। तो दक्षिण पूर्व एशिया में कौन कौन से देश आ जाएंगे, पहले तो ये पता होना चाहिए। ये तो हो गया यहाँ पर इंडिया, फिर ये यहाँ पर हो गया म्यांमार, ये क्या हो गया म्यांमार। म्यांमार के बाद क्या आ जाता है थाईलैंड, फिर यहाँ पर लाओस, फिर ये कंबोडिया, वियतनाम और कंबोडिया। तो इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, ये क्या हो गए साउथ ईस्ट। अब यहाँ पर एक नदी बहती है जो चाइना से निकलती है। कौन सी नदी चाइना से निकलती है। ये हो गया थाईलैंड, ये हो गया म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। अब ये है चाइना, ये क्या है चाइना। चाइना से निकलती है मेकोंग नदी। कौन सी नदी मेकोंग नदी। अभी मेकोंग नदी कहाँ कहाँ बहती है, चाइना से आती है, फिर म्यांमार में आती है, फिर थाईलैंड जाती है, फिर वियतनाम, फिर लाओस, फिर कंबोडिया, और फिर ये नीचे साउथ चाइना सी। यहाँ कौन सा सागर आ जाता है साउथ चाइना सी, या दक्षिण चीन सागर में ये गिर जाती है। तो ये कौन सा एशिया हो गया दक्षिण पूर्व एशिया। दक्षिण पूर्व एशिया की डेन्यूब किसे कहते हैं मेकोंग नदी को, या फिर इसे दक्षिण पूर्व एशिया की गंगा भी कहते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया की डेन्यूब या गंगा मेकोंग नदी। ठीक है, ये तो हो गया डेन्यूब नदी, डेन्यूब से इफेक्ट हो गया। अब देखते हैं नाइजर नदी। तो नाइजर नदी को क्या बोलते हैं ऑयल रिवर। क्या कहते हैं कोल रिवर तो राइन हो गई, और ऑयल रिवर किसे कहते हैं नाइजर नदी को। और ये कहाँ बहती है अफ्रीका महाद्वीप में। फिर हो गई जाम्बेजी नदी। तो जाम्बेजी नदी भी कहाँ बहती है अफ्रीका में बहती है। और जाम्बेजी नदी पर कौन सा फेमस बांध है करीबा बांध। करीबा डैम कहाँ पर है जाम्बेजी नदी पर। और करीबा डैम की स्पेशलिटी क्या है कि सबसे ज्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करने वाला डैम है करीबा डैम, और कौन सी नदी पर है जाम्बेजी नदी पर। ठीक है, ये सारे फैक्ट क्लियर होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी जलधारा अटलांटिक महासागर में नहीं बहती है। जलधारा, जलधारा जिसको इंग्लिश में बोलते हैं करेंट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग करेंट इज नॉट फ्लोज इन अटलांटिक ओशियन। तो अब पहले दिमाग में लाओ अटलांटिक ओशियन कहाँ है यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका के बीच वाला जो ओशियन है वो क्या हो गया अटलांटिक ओशियन। तो बहुत सारी जल में धाराएं बहती है, जल धाराएं, जल में चलने वाली हवाएं, जल धाराएं। तो जलधारा कौन सी जलधारा जो है अटलांटिक महासागर में नहीं बहती है ये बताना है। तो ये हम तब बता पाएंगे जब हमें ये पता होगा कि अटलांटिक ओशन में बहती कौन कौन सी है। ये पता होगा तभी तो हम इलिमिनेट कर पाएंगे कि कौन सी नहीं है इसकी। तो करेक्ट आंसर तो इसका बी है कैलिफोर्निया जलधारा। ये अटलांटिक ओशन में नहीं है, प्रशांत महासागर में बहती है। पर हमें अब क्वेश्चन में आया है तो एक बार देख लेते हैं कि अटलांटिक महासागर में कौन कौन सी जलधाराएं बहती है। ठीक है, ये हो गया उत्तर अमेरिका महाद्वीप। ये हो गया उत्तर अमेरिका महाद्वीप।
ये हो गया दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, उत्तर अमेरिका मतलब नॉर्थ अमेरिका, और ये हो गया साउथ अमेरिका, और इधर हो गया ये अफ्रीका, और ये यहाँ पर हो गया ऊपर यूरोप। मतलब नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका एंड यूरोप, इसके बीच वाला जो ओशियन है ये हो कौन सा हो गया, अटलांटिक ओशियन या अटलांटिक महासागर। अब ये यहाँ से गुजर रही है 0 डिग्री, इस जगह से क्या गुजर रही है 0 डिग्री इक्वेटर। इक्वेटर या हिंदी इंग्लिश में जिसे कहेंगे, हिंदी में कहेंगे उसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहाँ से गुजरती है 0 डिग्री इक्वेटर से। ठीक है, अब 0 डिग्री इक्वेटर से ऊपर की बात करें तो ये है उत्तरी विषुवतीय जलधारा। ये कौन सी है, उत्तरी विषुवतीय, मतलब ये विषुवत रेखा और विषुवत रेखा के उत्तर में, विषुवत रेखा के उत्तर में जो चल रही है वो क्या हो जाएगी, उत्तरी विषुवतीय जलधारा। इंग्लिश में इसे कहते हैं नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। अब ये यहाँ से शुरू क्या किस नाम से होती है, उत्तरीय विषुवतीय जलधारा के नाम से। फिर ये इस जगह आती है, यहाँ पर इसका नाम हो जाता है एंटीलीज जलधारा। यहाँ से कौन सी निकलती है, एंटीलीज जलधारा। इसके बाद ये वाला जो प्रांत है यहाँ पर फ्लोरिडा प्रांत, हमने फ्लोरिडा जल संधि भी देखी थी, तो फ्लोरिडा के यहाँ पर फ्लोरिडा धारा शुरू हो जाती है। कौन सी शुरू हो जाती है, फ्लोरिडा धारा। फिर फ्लोरिडा धारा के आगे गल्फ स्ट्रीम बन जाती है, गल्फ स्ट्रीम से आगे ये उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, फिर इधर ऊपर से आती है ठंडी कनारी जलधारा। तो ये नॉर्थ अटलांटिक में कौन कौन सी जलधारा बह रही है, उत्तरी विषुवतीय जलधारा मीन्स नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, फिर इधर एंटीलीज धारा और फ्लोरिडा धारा, फिर यहाँ गल्फ स्ट्रीम और यहाँ कनाडी धारा, ये नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में बह रही है। अब साउथ अटलांटिक की बात करें तो इक्वेटर के दक्षिण से जो शुरू होगी वो क्या कहलाएगी, दक्षिण विषुवत जलधारा, मतलब साउथ इक्वेटोरियल करंट। फिर ये ब्राजील के यहाँ पर कौन सी जलधारा हो जाती है, ब्राजील जलधारा। फिर ये यहाँ पर एक आइलैंड है फॉकलैंड आइलैंड, तो फॉकलैंड आइलैंड के यहाँ पर कौन सी जलधारा है, फॉकलैंड जलधारा। और इधर से आता है पश्चिमी पवन अपवाह, इसको बोलते हैं वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। तो ये यहाँ से ऑस्ट्रेलिया से होती हुई आती है वेस्ट विंड ड्रिफ्ट या पश्चिमी पवन अपवाह। और ये फिर साउथ, ये अटलांटिक ओशियन है, अटलांटिक ओशियन में साउथ है तो दक्षिण अटलांटिक जलधारा, ये दक्षिणी अटलांटिक जलधारा हो गई। और यहाँ पर है बेंगुएला की जलधारा। तो साउथ अटलांटिक ओशियन में कौन कौन सी हो गई, पहली दक्षिण विषुवतीय जलधारा जिसे साउथ इक्वेटोरियल करंट कहते हैं, ब्राजील जलधारा, फॉकलैंड जलधारा, पश्चिमी पवन या वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, दक्षिणी अटलांटिक जलधारा और बेंगुएला जलधारा या बेंगुएला करंट। तो ये सारी करंट्स क्या हो गई, अटलांटिक ओशियन या अटलांटिक महासागर की जलधाराएं हो गई है। अब इसमें कुछ ठंडी होती है और कुछ गर्म होती है, तो गर्म और ठंडी से भी क्वेश्चन बन जाता है। तो ऊपर क्या हो गया, ध्रुवीय क्षेत्र आ जाता है और सबसे नीचे भी ध्रुवीय क्षेत्र। तो जो ऊपर से जलधाराएं नीचे की ओर आएगी वो कैसी रहेगी, ठंडी रहेगी। लेकिन जो जलधाराएं 0 डिग्री से शुरू हो रही है, मतलब 0 डिग्री इक्वेटर, और यहाँ पर कैसा रहता है, गर्म क्षेत्र। गर्म क्षेत्र तो जो नीचे से ऊपर जाएगी वो कैसी रहेगी, गर्म जलधाराएं रहेगी। और जो ऊपर से ये जो ये वाला क्षेत्र है ध्रुवीय क्षेत्र, ध्रुवीय क्षेत्र से आएगी वो कैसी होगी, ठंडी। और जो भूमध्य सागर से जाएगी वो कैसी रहेगी, गर्म। तो ये एक बार आप देख लीजिएगा। एक बार इसको अच्छे से देख लेना मैप को। ये यहाँ पर दिया है जो ठंडी जलधारा है वो इस एरो में है, और जो गर्म जलधाराएं हैं वो थोड़ी डार्क एरो में है। तो मैप में एक बार समझिएगा कि अटलांटिक ओशियन में कौन कौन सी जलधारा बहती है और कौन सी ठंडी है और कौन सी गर्म है। इसके अलावा फिर हिंद महासागर की भी देखना, प्रशांत महासागर की भी देखना, सारी जलधाराएं देखना। और आप नहीं देखोगे तो मैं तो क्वेश्चन लेकर आऊंगी सही, और फिर अपन यहाँ पर सॉल्व करेंगे। आज का अंतिम प्रश्न, लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे इज
सही जोड़ों का मिलान करें, मैच द फॉलोइंग। इनको हमें मैच करना है, तो क्या है भाई देखते हैं। ओटावा, ये क्या यहाँ पर दिए हैं, सिटी शहर दिया है और उसकी स्पेशलिटी दी है कि किस लिए वो फेमस है, विशेषता उसकी स्पेशलिटी। ओटावा आता कहाँ है, ओटावा किस देश की कैपिटल है, कनाडा की। ओटावा इज द कैपिटल ऑफ कनाडा। ओटावा कहाँ की राजधानी है, कनाडा की राजधानी है, ठीक है। अब ओटावा किस लिए फेमस है, हमने एक दिन पहले भी सोल्व किया था कि कनाडा जो है पेपर के लिए फेमस है, कनाडा पेपर इंडस्ट्री के लिए फेमस है। तो ओटावा किस लिए फेमस हो जाएगा, कागज उद्योग के लिए। ओटावा किस लिए फेमस हो जाएगा, कागज उद्योग के लिए। अब लिवरपूल, लिवरपूल कहाँ पर आता है, लिवरपूल यूके में। और लिवरपूल किस लिए फेमस है, जहाज निर्माण यानी कि शिप बिल्डिंग के लिए फेमस है। लिवरपूल किस लिए फेमस है, शिप बिल्डिंग के लिए फेमस है। और ओटावा किस लिए फेमस है, पेपर इंडस्ट्री के लिए। फिर डेनमार्क, डेनमार्क किस लिए फेमस है, डेयरी उद्योग के लिए। डेनमार्क इज फेमस फॉर डेयरी इंडस्ट्री। डेनमार्क किस लिए फेमस है, दुग्ध उद्योग के या डेयरी उद्योग के लिए फेमस है। और डी ऑप्शन है एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम किसकी कैपिटल है, एम्स्टर्डम नीदरलैंड की। एम्स्टर्डम किसकी कैपिटल है, नीदरलैंड की। और एम्स्टर्डम किस लिए फेमस है, डायमंड पॉलिश के लिए। एम्स्टर्डम किस लिए फेमस है, डायमंड पॉलिश के लिए। और डायमंड ट्रेड के लिए क्या फेमस है, डायमंड ट्रेड, हीरा व्यापार। हीरा व्यापार के लिए कौन सा जो है सेंटर है, वो है एंटवर्प। एंटवर्प ये कहाँ आता है, बेल्जियम में। दोनों याद रखिएगा, हीरा पॉलिश यानी डायमंड पॉलिश के लिए कौन सा सेंटर है, एम्स्टर्डम में। और डायमंड ट्रेड, हीरे के व्यापार के लिए कौन सा सेंटर है, एंटवर्प बेल्जियम में। कौन सा है, एंटवर्प, एंटवर्प बेल्जियम। डायमंड ट्रेड के लिए एंटवर्प बेल्जियम और डायमंड पॉलिशिंग के लिए एम्स्टर्डम फेमस है। तो एक बार शॉर्ट में रिवीजन कर लेते हैं। पेपर इंडस्ट्री के लिए ओटावा, शिप बिल्डिंग या जहाज निर्माण के लिए लिवरपूल, डेयरी उद्योग के लिए या डेयरी इंडस्ट्री के लिए डेनमार्क और डायमंड पॉलिश के लिए एम्स्टर्डम फेमस है। तो आज की क्विज यहीं खत्म करते हैं। आज के लिए बस इतना ही था। और आप लोग बिल्कुल लेक्चर, अगर लेक्चर की पीडीएफ लगती है तो आप ऐप पर जाके GLC IAS ऐप डाउनलोड करें और वहाँ पर जाके आप इसकी पीडीएफ एक्सेस करें। उस ऐप पर आपको और भी बेनिफिट मिल सकते हैं, जैसे कि कुछ अनपेड प्रोग्राम्स है, कुछ क्विजेज भी है वहाँ पर, टेस्ट सीरीज भी है। तो एक बार जाइए, देखिए, जैसा भी आपको लगता है, अच्छा लगे तो टेस्ट सीरीज परचेज भी कीजिए और एक बार आप ऐप का बेनिफिट ज़रूर लीजिए। थैंक यू।